हेलो बच्चों, ऑलमोस्ट लास्ट ये ITS चल रहा है आपका, है ना। कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके नीट एग्ज़ाम में। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज ITS रिवीजन 20 सीरीज। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्यूशन चैप्टर का। एक आसान सा क्वेश्चन है जहाँ पे बोला है कि अगर वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर 80% हो जाए तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास बता दीजिए। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। बोला है वेपर प्रेशर रिड्यूस होके 80% हो जा रहा है, तो इनिशियल मान लिया जाए 100 माइनस 80 अपॉन हो जाएगा 100 है ना। सॉल्यूट का मोल दिया नहीं है, तो यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। मास फाइंड करना आपको। सॉल्यूट का मोलर मास 40 है, सॉल्यूट का गिवन मास x माना गया है और मोलर मास 40 है। सॉल्वेंट दे दिया है ऑक्टेन जिसका गिवन मास 114 और मोलर मास भी है 114। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 20/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा x/40 और ये हो जाएगा x/40 और यहाँ पे आ जाएगा +1, x/40 +1, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग, तो और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 20/100 यानी 1/5। ये वैल्यू हो गई 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x अपॉन x/40। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो x + 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x + 40 की वैल्यू आ जाएगी 5x, है ना। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10 ग्राम, यानी सॉल्यूट का जो गिवन मास है वो हो जाएगा 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑप्शन में नहीं है, यानी 76 का ऑप्शन हो जाएगा 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? यहाँ पे बोला है कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlPO4। 100% डिसोसिएट हो रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू हो जा रही है यहाँ पे 100% और मोलैलिटी दे दी है 0.01 मोलल। तो डेल्टा TB और KB का रेशियो बताना है। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीट फॉर्मूला IKB × M। आपको डिफाइन करना है यहाँ पे डेल्टा TB अपॉन KB का रेशियो। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है तो वहाँ पे I की वैल्यू हो जाती है, यानी वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हो जाती है नंबर ऑफ आयन के इक्वल। एल्यूमिनियम फॉस्फेट को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आयन मिलेगा, एक मिल जाता है एल्यूमिनियम आयन, दूसरा मिल जाता है फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी 2, KB का साइड चेंज कर दिए तो ये यहाँ पे मोलैलिटी होगी और मोलैलिटी की वैल्यू है 0.01। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.02, ये हो जाएगी 0.02, यानी क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है कि 3 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं A, B और C। तीनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए गए हैं। यहाँ पे A की वैल्यू है 0.68, B की वैल्यू है -2.5 और C की वैल्यू है 0.5 वोल्ट, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यहाँ पे SRP यानी रिडक्शन पोटेंशियल। और बोला हुआ है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा होता है जिसका रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, और मैंने बताया है कि ऑक्सीडेशन SRP के इन्वर्सली जाएगा, यानी जिस एलिमेंट की SRP ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो ऑक्सीडेशन किसका बढ़िया होगा? जिसकी SRP मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम SRP है B, उसके बाद है C और उसके बाद है A, यानी ये सीक्वेंस हो जाएगा BCA। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे लिखा है कि एक रिएक्शन दे दिया है, A सॉलिड फॉर्म पे है, ये रिएक्ट कर रहा है 2 मोल B आयन से और प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे A2+ आयन और 2B, जहाँ पे Kc की वैल्यू दे दी है। Kc की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 10⁻12 और आपको डिफाइन करना है E0 सेल की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था Kc का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ n E0 सेल। E0 सेल ही निकालना है यहाँ पे।
एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। बस इसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से जा रहा है 2 प्लस में, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे 2। के सी की वैल्यू है 10⁻12। एंटी लॉग का साइड चेंज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है लॉग में, यानी हो गया log 12। यहाँ पे आ गया एन की वैल्यू 2 है, ई नॉट निकालना है, ई नॉट सेल, और ये हो जाएगा 0.059। सिंप्लीफाई कर लीजिए, log 10⁻12 की वैल्यू हो जाएगी 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.0295। मैंने ये भी बोला था कि याद कर लीजिए 0.059 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, और ये हो जाता है 0.0295। ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इतना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी 12 5 जा हो गया 60, 12 9 जा 108, 108 और 6 124, यानी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 0.354 वोल्ट। तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ये केमिकल काइनेटिक्स का एक इजी सा क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला दिया है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, ऑब्वियस सी बात है। पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रिएक्शन को स्पीड को इंक्रीज करता है। दूसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट रिमेन कांस्टेंट। ये भी पता है आपको कि रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी सही हो गया। तीसरा है रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो मैंने इसके लिए आपको पढ़ाया था अरेनियस इक्वेशन, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू टेम्परेचर का डायरेक्टली होती है, ये कभी नहीं डिपेंड करती है कि रिएक्शन का नेचर क्या है, एंडो या एक्सो, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, 80 का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है 2N2O5, 2 मोल N2O5 का डिसोसिएशन कर रहा है, और 2 मोल N2O4 बन रहा है, 1 मोल O2 बन रहा है। बोला है K1, K2 और K3 में कौन सा रिलेशन सही है। तो उसके पहले यहाँ पे हम लोग K की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। इसी को क्वेश्चन में dt लिख दिया है ना, डेल्टा को वर्ड यूज किया है dt। प्रोडक्ट के लिए साइन लगाते हैं प्लस, तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 अपॉन चेंज इन टाइम, और ऑक्सीजन का दे दिया है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे वैल्यू दी है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप, वैल्यू दी है यहाँ पे -d ऑफ N2O5/dt की वैल्यू दे दी है, यानी इस पूरे की वैल्यू दे दी है K1 N2O5, और अपॉन यानी डिनोमिनेटर पे अभी भी 2 ही है। यहाँ पे वैल्यू दे दी है इसकी वैल्यू दे दी है d ऑफ N2O4 की K2 N2O4, और तीसरे वाले में दे दी है ऑक्सीजन के लिए वैल्यू दे दी है K3 N2O5। ये N2O5 है, यहाँ पे N2O5 है ना, तो N2O5 से N2O5 सारा कैंसिल हो गया। 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 = K2 = 2K3 आ जाएगा ये, यानी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में बोला है यहाँ पे कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल न्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है √n इन ब्रैकेट n+2, यानी म्यू की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n की। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज़्यादा आ जाएगा। तो पहला यहाँ पे दे दिया है कोबाल्ट 2+, तो कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन करेंगे आप तो क्या आता है 4s2 3d7, है ना, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है तो ये हो जाएगा 4s0, और बचेगा क्या 3d7। 3d7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आइए डी का बना लीजिए। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7, है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3, जिसके पास अनपेयर्ड मैक्सिमम वो ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे दिया है Mn3+, मैग्नीज 3+। मैग्नीज का कन्फिग्रेशन होता है 4s2 3d5, 3+ है, यानी ये बचेगा 3d4। d4 कन्फिग्रेशन में n यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4। तीसरा दे दिया है Mn2+, Mn2+ का कन्फिग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन जाएगा 4s2 3d5, यानी हो जाएगा 3d5। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 5, और लास्ट ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे क्रोमियम 3+। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन होता है
1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो बचेगा 3d3, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे 3, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn 2+ में है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का एक आसान सा क्वेश्चन जो मैंने कई बार बताया है कि कैसे करना है इसको, आसान सा है फेशियल मेरिडोनल आइसोमेरिज्म किस कॉम्प्लेक्स में एसोसिएट होता है। तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर टाइप Ma3B3 हो तो उसके सिस को बोलते हैं फेशियल और ट्रांस को बोलते हैं मेरिडोनल। तो क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए ऑप्शन 2 Ma3B3, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। 84 एक और आसान सा क्वेश्चन, मैंने इसको भी बताया था आपको कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस में होगी। टेट्राहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, तो चारों ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। प्रॉब्लम ये है कि किस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेगी, तो इसके लिए मैंने एक और चीज़ बताया था कि निकिल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होगा और वीक फील्ड लिगेंड के साथ होगा तो मोस्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 85 में D6 कन्फिग्रेशन है, D6 कन्फिग्रेशन और लो स्पिन बोला है। तो D6 में आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, दो यहाँ पे सेट बनता है ऑर्बिटल्स का, पहला T2g दूसरा EG, है ना। तो शुरुआत के 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं T2g के, बाद के 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे EG के, है ना। अब स्प्लिट करेंगे आप, स्प्लिट के पहले यहाँ पे बोल दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सब बनता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा यहाँ पे, और ये स्प्लिट करता है, ऊपर चला जाता है EG, नीचे चला जाता है T2g ऑर्बिटल। T2g में आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और EG यहाँ पे पूरी खाली हो जाएगी। यहाँ पे बैरी सेंटर होता है, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी +0.6 डेल्टा O, नीचे की वैल्यू होती है माइनस में, तो -0.4 डेल्टा O। चलिए आइए लगाइए, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है CFSE। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, +0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल डेल्टा O, है ना, प्लस Z इंटू P। Z होता है नंबर ऑफ पेयर और P होती है पेयरिंग एनर्जी। EG में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यानी यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 0। T2g में इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, तो 6 4 जा 24, यानी -2.4। ये हो गया डेल्टा O। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ पेयर, स्प्लिटिंग के बाद पेयर्स हैं 3, है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू P। एक और तरीका मैंने बताया था, अगर नंबर ऑफ पेयर निकालने का एक और तरीका आता है, या तो डायरेक्टली आप निकाल लीजिए स्प्लिट के बाद नंबर ऑफ पेयर, या डिफरेंस निकालिए आफ्टर स्प्लिटिंग एंड बिफोर स्प्लिटिंग का डिफरेंस, तो वहाँ से आप मैच करेंगे तो भी आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो हो जाएगा 4। फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 24/10, यानी -12.12/5 डेल्टा O प्लस 3P, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। अगर आप डिफरेंस से निकालेंगे तब भी आएगा -12.5 डेल्टा O प्लस 2P, उस हिसाब से भी अगर आप चेक करेंगे तो भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आइए सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है पहला 86, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन सा लिगेंड है जो मेटल नाइट्रोजन मेटल बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी जिसमें नाइट्रोजन नहीं होगा वो मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। EDTA में मैंने बताया था कि EDTA में थाइलिन डायमाइन होता है और इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया EDTA। दूसरा डाइपिरिडिन में भी पता है आपको 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन होने की वजह से ये भी मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसिनेटो आयन। ग्लाइसिनेटो आयन होता है NH2COO, है ना, NH2CH2 NH2CH2COO-। इसमें भी आपको देखिए नाइट्रोजन डोनर है, यानी ये भी मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा। 4th ऑप्शन है ACAC यानी एसीटेटो। तो एसीटेटो में कोई भी नाइट्रोजन एटम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मेटल लिगेंड बॉन्ड नहीं बनाता है। फिलहाल स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है यहाँ पे, है ना, एसीटेटो, है ना, हाँ, तो ये चला जाएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। इसके पास एक भी मेटल लिगेंड्स बॉन्ड नहीं होते हैं। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे देख लीजिए एक भी नाइट्रोजन डोनर नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पे आप आएंगे तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा हुआ है इसमें कौन सा डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये तो सही है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्पीसीज होते हैं एटम्स। दूसरा लिखा है व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट देखिए डाल्टन्स का नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट आया था गिलुसैक का, जिसकी वजह से ऑप्शन 2 इसमें गलत हो जाएगा, 87 का ऑप्शन 2। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एक सिंपल सा एटॉमिक का ग्राफ दे दिया है जो साई स्क्वायर और आर यानी न्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ दे दिया है, जहाँ पे ग्राफ ऐसे कुछ आया है। ये ग्राफ आपको पता होगा एस ऑर्बिटल के लिए है, एस ऑर्बिटल में नोड आ रहा है ना, पहला नोड आ रहा है तो ये हो जाएगा 2s ऑर्बिटल के लिए। ग्राफ मैंने कॉपी पे नोट से बनवाया था आपके, तो 88 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। 89, एक रिएक्शन दे दिया है हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 गिव्स HCl। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालना है। मैंने बताया था कि नॉर्मल एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन कंबशन और बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या लगाते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी है तो क्या करेंगे, हाफ इंटू हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी प्लस हाफ इंटू क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी। क्लोरीन की वैल्यू है 242 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, ये वैल्यू दे दी है -93। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये वैल्यू आ जाएगी 217, ये वैल्यू आ जाएगी 121 और ये वैल्यू आ जाएगी 93। ऐड कर लीजिए 7 3 10 और 1 11 है ना, तो दो ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए 1 कैरी हो गया, 1 और 2 3, 3 और 9, 3 और 1 4, 9 4 13, 31 है ना, 431 अभी भी। चलिए 31 ये आ गया और यहाँ बचा 2 और 2 4, 431, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 89 का थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से ऐड कर लीजिए 2 1 3 और 4 9 4 13 कैरी 1 और 2 1 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन ये भी है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का है। एक रिएक्शन है N2 गैस फॉर्म पे, O2 गैसियस फॉर्म पे प्रोडक्ट बना रहा है 2 मोल NO, ये भी किस फॉर्म पे है, गैसियस फॉर्म पे है। बोला है कि ऑक्सीजन NO की और N2 का यहाँ पे एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन दे दिया है, Kp की वैल्यू निकालनी है। तो अगर सबसे पहले डेल्टा Ng निकाल दें, डेल्टा Ng का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ रही है तो Kp और Kc की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। आइए Kc निकाल लीजिए, जो Kc की वैल्यू आएगी वही Kp हो जाएगी। Kc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऑक्सीजन और N2। NO की वैल्यू दी है यहाँ पे, NO की वैल्यू दी है 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। नाइट्रोजन की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ऑक्सीजन की वैल्यू दी है 4.2 10 टू दी पावर -3। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए अगर तो 4228 4 जा, इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स ये वैल्यू जाएगी 0.622 के आसपास है ना। Kc है, Kp निकालेंगे तो Kp भी कितनी आ जाएगी 0.622 है ना, 0.622 के आसपास आ जाएगी, यानी Kp की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में एक रिएक्शन दे दिया है जिंक और लिखा है कि 2 मोल HCl कंबाइन होकर यहाँ पे बन रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। पूछा है कि इसमें जिंक का बिहेवियर या HCl का बिहेवियर कैसा है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो जिंक की SRP कम होती है, जिसकी SRP कम वो कैसा बिहेव करता है, उसका रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो जिंक का बिहेवियर हो जाएगा यहाँ पे रिडक्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 93 में पूछा है लायोफिलिक सॉल्ट कौन यहाँ पे नहीं बनाएगा। मेटल के सल्फाइड या जो सल्फाइड्स होते हैं वो कभी भी लायोफिलिक सॉल्ट नहीं बनाते हैं, तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं यहाँ पे। 94 काइनेटिक्स का एक आसान सा क्वेश्चन है टेबुलर फॉर्म पे। यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं, पहला A0 दे दिया है, दूसरा दे दिया है B0 और रेट दे दिया है इनका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये
4 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला दे दिया है 1.6 10 टू द पावर -3, दूसरा 3.2 10 टू द पावर -3, तीसरा 1.6 10 टू द पावर -3 और लास्ट वैल्यू दे दी है 3.2 10 टू द पावर -3। इसी तरह बी का भी कंसंट्रेशन दे दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। रेट दे दिया है यहाँ पे 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और लास्ट वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर -3। पूछा है कि यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन सा सही है, यानी आपको ऑर्डर निकालना है। यहाँ पे अगर एक ऑर्डर निकालेंगे तो बी की दो सिमिलर वैल्यू को कंसीडर कर लीजिए और उसको कंपेयर कर लीजिए ए के कंसंट्रेशन से और ए के रेट से। कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम हो रहा है ना, कंसंट्रेशन ए का 2 टाइम हो रहा है और रेट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3, रेट हो रहा है 4 टाइम। मैंने बताया था कंसंट्रेशन अगर 2 टाइम हो, रेट 4 टाइम हो, यानी कंसंट्रेशन का जस्ट डबल हो जाए तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी ए का ऑर्डर आ गया यहाँ पे 2। बी का कंपेयर करेंगे तो बी को कंपेयर करने के लिए ए की कोई दो सिमिलर वैल्यू कंसीडर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3.2 और 3.2। ये दो वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में एक बी का कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -1 और इस 3.2 के रिस्पेक्ट में है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 5 इंटू 10 टू द पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी ये हाफ है और ये 1 है। इसी तरह इसका रेट कंपेयर करेंगे तो ये है 4 और ये बन जा रहा है 8 है ना। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो बी का ऑर्डर देखिए, यहाँ पे ये डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, 5 2 जा 10, रेट भी डबल हो रहा है, 4 2 जा 8। कंसंट्रेशन और रेट अगर सेम फैक्टर से चेंज होते हैं तो ऑर्डर आता है 1 और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा R = K² इंटू बी। ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा हुआ है कि मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। ये नोट्स में मैंने लिखवाया है, एक्सप्लेन भी किया था। जब भी आइस मेल्ट हो तो फेवरेबल कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96 देखा जाए। 96 भी इक्विलिब्रियम का एक आसान सा क्वेश्चन है। पूछा है इसमें कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं शो करेगा, किसमें कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है। तो कॉमन आयन के लिए होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कंबाइन होता है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से और उसमें अगर कोई कॉमन आयन मिले तो उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। पहला ऑप्शन दे दिया है बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट। तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने का। बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट में कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे दिया है सोडियम क्लोराइड और HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, यानी ये भी कॉमन आयन नहीं बनाएगा। तीसरा दे दिया है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है और ये भी वीक है। वीक एसिड और वीक बेस यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कोई भी कॉमन आयन नहीं है, ये हो जाएगा एडवर्स आयन इफेक्ट। और लास्ट वाला ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। ऑब्वियस सी बात है इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। 97 कई बार मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप की करवाया है। एक बेस दे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस बेस का कंसंट्रेशन दे दिया है 10 टू द पावर -5, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दिया है हाइड्रोक्साइड आयन का। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दे दिया है 10 टू द पावर -5। इसको डाइल्यूट किया जा रहा है 1000 टाइम। सोल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना है आपको। सिंपली मैंने बताया था कि इसको सॉल्व भी नहीं करिएगा। जब भी डाइल्यूटेड सोल्यूशन आएगा तो अगर एसिड के टर्म पे पूछेगा तो 7 से लेस होगा, स्लाइटली लेस, और बेस के टर्म पे पूछेगा तो पीएच की वैल्यू होगी स्लाइटली ग्रेटर देन 7। ऑप्शन ए देखिए लिखा है = 8। सेकेंड ऑप्शन लिखा है लाई बिटवीन 7 to 8। थर्ड ऑप्शन लिखा है 6 and 7। 6 और 7 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये एसिडिक हो जाएगा, जबकि ये दिया है बेस। तो और लास्ट ऑप्शन लिखा है रिमेन अनचेंज। बेस है तो बेस का पीएच 7 से ज़्यादा आएगा और स्लाइटली ग्रेटर देन 7 आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। लिखा है कि किस कंडीशन में एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का बनता है। इसके लिए मैंने बताया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां का पहला प्राइमरी कंडीशन होता है कि अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसको लॉ ऑफ मास एक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं और ऐसे ही रिएक्शन बनाते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन दिया है कि जब दोनों रिएक्टेंट्स सेम कंसंट्रेशन के होंगे। सेम कंसंट्रेशन के होंगे तो काइनेटिक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं,
यानी ऑर्डर पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी और ये बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा लिखा है जब एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है, तो इसके लिए मैंने लिमिटेशन बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन में कि जब भी कोई रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में आता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं। और अगर बात कर लें यहाँ पे बाई मॉलिकुलर रिएक्शन की, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन वो हो जाएगा जिसकी मॉलिकुलरिटी 2 होगी, है ना, मॉलिकुलरिटी 2 होगी। और फर्स्ट ऑर्डर बनने का मतलब जिसका ऑर्डर 1 हो जाए, ऑर्डर 1 तभी होगा जब 2 रिएक्टेंट हो और उनमें से एक एक्सेस अमाउंट में हो। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 99, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का एक आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है कि अगर फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है 10 टू द पावर -5, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। लगा लीजिए आर्हेनियस इक्वेशन, फॉर्मूला क्या होता है, log A इक्वल्स टू -EA अपॉन 2.303 RT। एक्टिवेशन निकालना है, ए की वैल्यू यहाँ पे दे दी है 10 टू दी पावर -5, तो ये हो जाएगा log 10 टू दी पावर -5 2.303 R की वैल्यू ऑप्शन में देखिए कैलोरी में है तो हो जाएगी 2, लेकिन किलो कैलोरी में है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3। टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 300 और ये आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। माइनस में है ये, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -5, log 10 की वैल्यू होती है 1, 2.303 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 300। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 6.909 किलो कैलोरी। ऑप्शन 4 हो जाएगा ये। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे लिखा है कि एक रिएक्शन है जिसका लॉ ऑफ मास एक्शन बनाएंगे, जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी। ए का ऑर्डर दे दिया है 2, बी का ऑर्डर दे दिया है 0, यानी ए का पावर 2 और बी का पावर 0 हो जाएगा। लिखा है कि अगर कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट का 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो ए हो जाएगा 4a²। बी के कंसंट्रेशन में अगर चेंजिंग भी करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका पावर है 0। सिंप्लीफाई करते चले जाइए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो गया k a टू दी पावर 2, और यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ सकता है वैल्यू k इंटू a टू दी पावर 2। अगर इसको सपोज कर लिया जाए इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, k इंटू a² की वैल्यू आ जाएगी r, यानी r डैश की वैल्यू हो जाएगी 16r। ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड।